नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। और आप मेरे साथ फ्रेम में असीम अरुण, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री को भी देख पा रहे हैं। असीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। असीम जी, उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा नतीजे आए उन्होंने बहुत हैरान किया। कैसे हुआ, क्यों हुआ, बताइए कुछ। पहले क्या हुआ और उसके बाद में क्यों हुआ। जो अभी तक का विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं तो हम पाते हैं कि कुछ एक लोकसभा क्षेत्रों में जो वोटर हैं वो बहुजन समाज पार्टी से निकल करके करीब 1/3 भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और 1/3 समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े, जो हमारे लिए चौंकाने वाला है। क्योंकि समाजवादी पार्टी जिसने हमेशा अनुसूचित जाति का उत्पीड़न किया, हमेशा ऐसी योजनाएं जो महापुरुषों के सम्मान की थी, अंबेडकर विकास योजना, ऐसी योजनाओं को बंद करने का काम किया, उनके तरफ कुछ वोट आकर्षित हुए। ये हमारे लिए ज़रूर विश्लेषण का विषय है, निरीक्षण का विषय है और हम लोग को और आगे बढ़ चढ़ के काम करना है जिससे कि ऐसा ना हो। दूसरा, आज मोदी जी इस बात में सफल हुए हैं कि बहुत हद तक उत्तर प्रदेश की भारत की राजनीति वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकली है, विकास की राजनीति हुई है। जो विकास के कार्य हमने किए हैं उनको हमको और तेज करना है, जहाँ कहीं पे गति में कमी है उसको हमको दूर करना है। और ये चुनाव का जो परिणाम है हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। जनता ने अपनी गाड़ी की चाबी हमको दी है, लेकिन हिदायत भी दी है कि बहुत होशियारी से चलाओ। हम इस हिदायत को स्वीकार करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा करेंगे। असीम जी, गलती कहाँ पर हुई, किन क्षेत्रों में गलती हुई? जी, गलती जब कोई कमी होती है तो एक गलती निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम सभी गलतियों पे, बल्कि यूँ कहूँ कि सभी सुधार के संभावनाओं पे काम कर रहे हैं। संगठन को और ताकत देनी है, कार्यकर्ताओं को और ताकत देनी है। भ्रष्टाचार जो ज़मीनी स्तर पे अभी भी बचा हुआ है उसके ऊपर और बड़ा प्रहार करना है। जो हमारे ग्राम प्रधानों को, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्षों को काम करने में कुछ असुविधाएं आ रही हैं, उसको हम लोग को दूर करना है। क्योंकि अच्छी बात यह है कि आज जो वोटर है, जो सम्मानित नागरिक हैं, वो केवल किसी सतही बात से संतुष्ट नहीं है, वो ठोस काम चाहते हैं। वो चाहे नाली की सफाई हो, चाहे वो औद्योगिकीकरण हो, जो हम लोगों ने किया है और उसको और गति अब देंगे जिससे कि आने वाले समय में हम लोग और बेहतर परिणाम दे पाएँ, विकास के लिए भी परिणाम दें और दिल जीतने का भी और अच्छा परिणाम दें। आपने कहा ठोस काम चाहती है जनता। क्या नरेंद्र मोदी की जो 10 साल की सरकार थी उसमें ठोस काम नहीं हुए? डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी में काम नहीं हुए? कहां पर ठोस काम, कहां पर नहीं हुआ कि ये नतीजे आ रहे हैं? नहीं जी, कोई भी व्यक्ति ये देखता है कि ग्लास कितना भरा है और कितना खाली है। तो 10 साल में ग्लास बहुत हद तक मोदी जी भरने में सफल रहे और यही कारण है कि आज पूरे भारत ने योगी जी को फिर से एक बार आशीर्वाद दिया और प्रधानमंत्री के रूप में वो शपथ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिन विधानसभा क्षेत्रों में, जिन लोकसभा क्षेत्रों में, या बूथ की बात करूं, जहां भी वोट हमको कम मिला, एक एक व्यक्ति, एक एक वोटर के लिए हम समीक्षा कर रहे हैं और कैसे हम उनको विकास से संतृप्त करें, कैसे उनको सम्मानित करें, उनकी भागीदारी बढ़ाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्दी हम लोग इस काम को पूरा कर लेंगे। और एक जो हिदायत जनता ने दी है, ये लोकतंत्र है, हम इसको स्वीकार करते हैं, हम सिर माथे लगाते हैं और अच्छा काम करने के लिए संकल्प लेते हैं। अच्छा असीम अरुण जी, क्या जो हिंदुत्व कार्ड था वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ? क्योंकि अयोध्या जैसी सीटों पर भी आपको हार मिली है। राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा बताया जा रहा था जब राम मंदिर का निर्माण होने के बाद, जब उसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन नतीजे आप देखिए क्या बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ और सबका विकास, और ये केवल नारा नहीं है, ये हमारी हर नीति का हिस्सा है। हमारे संगठन में अगर देखें तो हर जगह हर धर्म, जाति, संप्रदाय का प्रतिनिधित्व है। कोई भी निर्णय लेने की अगर समिति बनती है, कोई बॉडी बनती है, तो वहाँ पे भी सबका साथ होता है। तो ऐसा कोई कार्ड है या नहीं है ये कहना गलत होगा। हमने केवल विकास के लिए काम किया, सबको जोड़ने के लिए काम किया। हम कभी सफल हो जाते हैं दाहिने हाथ से, कभी हम असफल हो जाते हैं बाएं हाथ से। राम को लाए हैं, और हम उनको लाएंगे जी, तो क्या हुआ इसका? जी,
देखिए, ये एक सांस्कृतिक और राष्ट्र के सम्मान का विषय है जिस पे हमने काम किया। इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास विरोधी पार्टियों ने किया, वो इसमें सफल नहीं हुए। ये एक राष्ट्रीय और संस्कृति का मामला है, उस पे हम लोग चले। हमें संतुष्टि है कि 550 साल के बाद ये न्याय हुआ, भगवान श्री रामलला का मंदिर तैयार हुआ और हम सब जा करके वहाँ पे दर्शन करते हैं, सीना चौड़ा करके बाहर निकल करके आते अच्छा हैं। असीम जी, क्योंकि यानी कि न्याय आप ये हमको कह रहे मिला। हैं कि राम ये मंदिर किसी का भी मुद्दा तरीके से राजनीतिक मुद्दा पॉलिटिकलाइज अगर हुआ तो विपक्ष ने किया, वो आपने नहीं किया इसको। विपक्ष ने कोशिश की, लेकिन विपक्ष भी उसमें सफल नहीं हुआ, क्योंकि आज विकास के, आप मोदी जी के सारे भाषण देखिए, चुनाव के पहले से लेकर के आज तक, हम केवल विकास को लेकर के लोगों के पास गए। इसमें विरोधी पार्टियों ने भ्रम पैदा करने की कई तरीके से कोशिश की, लेकिन उसको भी हम लोग दूर कर पाए। लेकिन जैसे मैंने कहा, जो संदेश उत्तर प्रदेश से हमको मिला है वो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हम ज़मीन की ओर कान लगा करके हमेशा सुनते हैं, अपने सम्मानित वोटर, कार्यकर्ता, नागरिक की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। हमारे फीडबैक के तरह तरह के तरीके हैं। ये सबसे बड़ा फीडबैक चुनाव के वोट होते हैं, वो हमको मिला और हमको और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अच्छा, फीडबैक एक वाराणसी से भी निकलकर सामने आया। फीडबैक ये कि हार का अंतर बहुत कम हो गया, 1.5 लाख वोट ही रह गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि जीत की गारंटी है आपके लिए, उनके वोटों में ये जो अंतर आया है, ये जो कम हुए हैं, इसको लेकर क्या आकलन? ये अभी गहन, जैसे मैंने बोला, गहन विश्लेषण का विषय है और हमेशा ही केवल एक फैक्टर नहीं होता है, कई सारे फैक्टर होते हैं जिसका प्रभाव होता है। और साथ साथ हम ये भी देखते हैं इसमें क्या कोई रीजनल वेरिएशन है, उसके भी हम अध्ययन करते हैं और हमारी इसकी बड़ी गहन प्रणालियाँ बनी हुई हैं और तभी हम लोग हर चुनाव में अपने आप को बेहतर करने के लिए काम कर पाते हैं। संगठन स्तर पे, हर लोकसभा स्तर पे, विधानसभा स्तर पे यही समीक्षाएं हम लोग कर रहे हैं और हमेशा, जैसे मैंने कहा, जनता का जो जनादेश है वो सबसे ऊपर है। लोकतंत्र में जनता कभी गलत नहीं हो सकती। जनता ने जो बात कही हम उसको स्वीकार करते हैं, उसको एक सबसे बड़े फीडबैक के रूप में लेते हैं और अपने काम को, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा असीम अरुण जी, हार की जिम्मेदारी किसकी? क्योंकि 33 सीटें आपके पास आई हैं, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं, आपसे ज़्यादा सीटें मिली हैं, जबकि वो विपक्ष में थे। डबल इंजन की सरकार आप चला रहे थे, तो किसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है? फौरी तौर पर क्या कहेंगे? ये बड़ा रोचक विषय है। हार तो है ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं भारत के। असीम जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये तो जैसे कहा जा रहा है लगातार कि एक विद्यार्थी जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा था, 100 में से 80 नंबर ला रहा था, उसने कहा कि मैं इस बार 100 में से 100 नंबर लाऊंगा और उसके 100 में से 75 नंबर आ गए। ये फेलियर नहीं है, ये सफलता है। और जिनके 0 आ रहे थे, जिनके 5 सीट आ रही थी, वो आगे बढ़ गए, तो वो मिठाई बांट रहे हैं। तो कुछ आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। जो हिदायत हमको मिली नहीं, जो हिदायत हमको मिली है हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। हम अपने आप को और बेहतर करेंगे, लेकिन जनादेश मोदी जी के पास में इस बात का है कि विकसित भारत की ओर हमें बढ़ना है। अगले 25 साल या आप 24 साल बोलें, बड़े महत्वपूर्ण हैं और अगले 5 साल, जैसा मोदी जी ने कहा, बिना समय गंवाए हुए हमको तेज़ी से आगे बढ़ जाना है। और आपने देखा कि आदरणीय योगी जी ने अपना काम करना आज से शुरू कर दिया। समीक्षाएं हो रही हैं, मंत्रियों की बैठक हो रही है, अधिकारियों की बैठक हो रही है और तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ना शुरू कर दिए। हम लोग समय गंवाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग फीडबैक लेते हैं, अपने योजनाओं को मजबूत करते हैं, अपने आचरण को और अच्छा करते हैं और फिर सबका दिल जीत लेते हैं। अच्छा, आधा दर्जन से ज़्यादा तो आपके केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए। मतलब क्या इस चीज़ को किस तरह से देखा जाए? भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को डिलीवर नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी जो लक्ष्य लेकर चल रही थी 400 का, उसमें क्या अपने ही लोगों ने मदद नहीं की? क्या जो बाहरी आपने नेता लिए, कांग्रेस पार्टी से आए हों, तमाम और पार्टियों से आए हों, उन्होंने डैमेज किया? स्थानीय लोग इस बात से नाराज थे, जिसका खामियाजा केंद्रीय मंत्रियों की हार तक से चुकाना पड़ रहा है। जो विकास के एजेंडा को लेकर के हम लोग पूरे भारत में चले, उत्तर प्रदेश में भी चले, उसका कोई सानी नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, ना पहले ना किसी और सरकार में। और आज
कोई घर नहीं बचा, कोई परिवार नहीं बचा जहां मोदी जी अपनी योजनाओं को पहुंचाने में सफल ना हुए। खासकर जो ज़रूरतमंद तबका है, गरीब हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के बहन भाई हैं, अति पिछड़े हैं, उनके हर घर को ताकत देने का काम मोदी जी ने किया है और उसी का परिणाम है कि ये जनादेश हम लोग को आज मिला है। हाँ, जो सीटें कम हुई हैं ये हमारे लिए आत्मनिरीक्षण का विषय है और आत्मनिरीक्षण हम कर रहे हैं और हम लोग निश्चित रूप से जो कमियां हमारी हैं उनको दूर करने की हमारी पुरानी परंपरा है, हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्मृति ईरानी जी की हार ने सबको हैरान किया। स्मृति ईरानी कैसे हार गई? अब ये सीट बाय सीट विश्लेषण तो मैंने अभी नहीं किया है, लेकिन ये विश्लेषण हमारी डेटा टीम भी कर रही है, हम व्यक्तिगत रूप से भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे इस चीज़ का कि कहाँ पे कौन सा वोट घटा, कहाँ पे कौन सा वोट बढ़ा। लेकिन जो मुझे लगता है सबसे अच्छी बात, मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान भारत की राजनीति को है कि उन्होंने भारत को आज वोट बैंक की राजनीति से बहुत हद तक बाहर निकाल लिया है। अच्छा। हर व्यक्ति, हर परिवार, चाहे जिस जाति संप्रदाय का हो, वो अपने हिसाब से सोचता है और अपना निर्णय लेता है। ये एक परिष्कृत लोकतंत्र की निशानी है। ऐसा पिछले 10 साल में बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है और इसको हम लोग स्वीकार करते हैं। मोदी जी के प्रयत्न से ही ऐसा हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कल्पना की थी, आज वो ज़मीन पे होता हुआ दिख रहा है और उसी को हम लोग को आगे बढ़ाना है। जो अभी चुनाव में थोड़ी ऊंच नीच है, इससे हम इस बात से विचलित नहीं है कि हमारा तरीका गलत है या हमारी राह गलत है। हमारा तरीका, हमारा राह सही है। हमको इसी दिशा में आगे बढ़ना है। वोट बैंक की राजनीति को हमें समाप्त करना है, विकास की, परफॉर्मेंस की राजनीति पे ही काम करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, ठीक है, आपका जो एजेंडा है आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो चुनावी नतीजे आए हैं वो आपकी आकांक्षाओं से विपरीत आए हैं। विधानसभा में अब क्या खतरा नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से? क्योंकि आप देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा काम किया, 100 से ऊपर सीटें लेकर वो आए और इस बार भी आपसे ज्यादा लोकसभा की सीटें जीत कर आए हैं। तो विधानसभा में क्या सरकार खतरे में नजर आ रही है आपको अपनी? नहीं, किसी भी तरीके से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस गति से काम कर रही है वो गति अच्छी है। उसको और सुव्यवस्थित करने का इशारा जनता से हमें मिला है और जिन विषयों पे हमें काम और मजबूती से करना है, जिस प्रकार ऊपर के स्तर पे सरकारी खरीद में, भर्ती में भ्रष्टाचार को हम लोग रोकने में सफल हुए हैं, उस तरीके से ज़मीन में, गांव में जो ग्राम पंचायत सचिव लेवल पे, थाने में सिपाही के लेवल पे, लेखपाल लेवल पे जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं या जो भ्रष्टाचार हो रहा है या जो कार्यकर्ताओं के, जनता के सही काम नहीं हो रहे हैं, उस पे हम लोग को और ध्यान केंद्रित करना है ताकि जो गुड गवर्नेंस है, पुनः कुछ गिलास भरा है, कुछ गिलास खाली है, हम दोनों बात को देखते हैं कितना हम कम कर पाए। जितना गिलास खाली है हम उसको और ध्यान से देखते हैं और उसको पूरा कर लेते हैं और जैसे जैसे हम पूरा कर लेते हैं हमको इसी वजह से हर चुनाव में आशीर्वाद मिलता है। इस बार की जो हिदायत है जनता की, उसको स्वीकारते हैं और मुझे विश्वास है कि अभी 3 साल का समय अगले विधानसभा चुनाव में है, उससे बहुत पहले ही हम लोग पूरी तरीके से जो संदेश हमको मिला है उसको ग्रहण करते हुए हम सुशासन को और मजबूत कर लेंगे। अच्छा, सपा कांग्रेस का जो गठबंधन था, जो इंडिया फॉर्मूला बना और अखिलेश यादव इसे पीडीए बता रहे थे, उसको आपने हल्के में लिया, जिसकी वजह से ये आंकड़े आए हैं, ये नतीजे आए हैं। जो अखिलेश जी ने पीडीए वाली बात कही, ये भारत की राजनीति और संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली बात है। ये बंटवारे वाली बात है और बंटवारा करके किसी तरह 2-3 जाति धर्म के समूह को इकट्ठा कर लो और अपना उल्लू सीधा कर लो, ये एक बार में तो चल सकता है लेकिन बार बार नहीं चल सकता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिन्होंने बंटवारे की राजनीति की, उन्होंने पाकिस्तान बनाया। आज देखिए क्या स्थिति है, 80 रुपये किलो आटा वहाँ पे लेके जाओ तो नहीं मिलता है और भारत में 80 करोड़ व्यक्तियों को भारत की सरकार मुफ्त में भोजन कराती है 3 टाइम का। तो हम जोड़ने वाली राजनीति पे चलना चाहते हैं या बांटने वाली राजनीति पे चलना चाहते हैं? निश्चित रूप से जोड़ने वाली राजनीति पे चलना चाहते हैं, यानी सबका साथ और सबका विकास के लिए काम करना चाहते हैं। जो हमारी नीति है हमें उसके ऊपर पूरा विश्वास है, हम उस पर काम कर रहे हैं। क्षणिक रूप से किसी को भ्रम में डाला जा सकता है, लेकिन अभी आप देखिएगा समाजवादी पार्टी के लोगों की गुंडागर्दी गांव-गांव में शुरू हो गई है। सूचना आनी शुरू हो गई है कि कहाँ पे किसी की पिटाई कर रहे हैं, कहीं किसी की पिटाई कर रहे हैं कि तुमने वोट नहीं दिया।
अभी जो इनकी गुंडागर्दी है वो लोगों के सामने आनी शुरू हो गई है। लोग उसका अंतर अभी से देखना शुरू कर चुके हैं। हसीम अरुण जी, राज्य में सरकार आपकी है, अगर कानून व्यवस्था पर सवाल उठेगा तो अभी भी आप ही कटघरे में खड़े किए जाएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं खड़े किए जाएंगे, क्योंकि उनकी सरकार नहीं है। उन्होंने भले ही सीटें जीती हैं, लेकिन राज्य में सरकार आप ही की, कानून व्यवस्था अगर बिगड़ेगी तो आप पर ही सवाल लोग खड़े करेंगे। बिल्कुल, ये जो समाजवादी पार्टी कृत्य कर रही है, हमारी पुलिस रिस्पॉन्ड कर रही है, तेजी से रोक रही है उन चीज़ों को। लेकिन आप याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, आप अभी गूगल करके निकालेंगे तो देखेंगे कि शायद ही कोई जिला बचा हो जहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोगों ने कोई मर्डर, कोई हड्डी तोड़ना, कोई विभत्स कांड ना किया हो। हर जिले में इनके द्वारा कांड किया गया था, क्योंकि सरकार इनकी आ चुकी थी, पुलिस पूरी तरीके से निढाल हो गई थी। आज पुलिस अपने मनोबल पे ऊंची है, कहीं पे कोई गड़बड़ी कर रहा है तो पुलिस उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। लेकिन जो गड़बड़ी कर रहे हैं उसको तो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा कि चुनाव जीतना और हारना दोनों चीज़ रहती है। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत जगह चुनाव जीती है, पर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कहीं भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग गाँव-गाँव में कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुंडागर्दी इनकी प्रवृत्ति रही है। वो चाहे 2012 का अखिलेश यादव जी का मुख्यमंत्री का मंच याद करिए, क्या उसकी हालत हुई थी, या अभी चुनाव प्रचार में देखिए किस प्रकार मंच टूट रहे थे, किस प्रकार मंच पे लोग चढ़ रहे थे, किस प्रकार भगदड़ मच रही थी। ये सब समाजवादी पार्टी के लक्षण पुराने रहे हैं। इस बार कुछ वोट मिल गया, ये अलग बात है, लेकिन ये लक्षण पहले भी सबके सामने थे, इस बार भी सबके सामने हैं, और इसका परिणाम बहुत जल्दी आप देखेंगे। लोग इस बात को समझने लगे हैं पहले से ही कि उनसे कुछ गलती हुई है, और अगले चुनाव में हमें पूरा का पूरा जितना हमारा वोट बेस था, हम उससे और आगे बढ़ चुके होंगे। आपको ये नहीं लग रहा है कि आपने कुछ मुद्दे मिस कर दिए जिसके नतीजे इस तरह से आए हैं? महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, लोग परेशान हैं इससे। आप इसको अगर नज़रअंदाज करेंगे तो शायद आपको आगे भी खामियाजा भुगतना पड़े। ये आकलन भी जरूरी नहीं लगता है आपको? जैसा मैंने कहा, ज़मीनी फीडबैक बड़ा महत्वपूर्ण है, और जो वोटर है वो कभी गलत नहीं बोलता। वोटर का जो फीडबैक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिर माथे लगाते हैं उसको। उसके कारण क्या क्या हैं ये विश्लेषण का विषय है, और एक कारण नहीं होगा, कई सारे कारण होंगे, 8-10 कारण होंगे, और हमारा इसका एक बहुत प्यारा सिस्टम बना हुआ है। गहराई से हम विश्लेषण करते हैं, तभी हम लोग, जैसे मैंने कहा, ग्लास कितना भरा है कितना खाली है, जितना खाली है हम उसको भर लेते हैं फिर से। अच्छा, सरकार चलाने में दिक्कतें आएंगी अब, क्योंकि खुद अपने आप से बहुमत हासिल नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब एनडीए के सहारे क्योंकि सरकार चलेगी, तो ऐसे में खबरें अभी से आने लगी हैं कि जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि जो अग्निवीर स्कीम है उस पर आप पुनर्विचार करिए। केसी त्यागी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो तमाम दिक्कतें अब आने वाली हैं, इस बात का आभास हो रहा है अभी से। जो आने वाले समय में मोदी जी के शपथ के साथ ही आप देखेंगे कि विकसित भारत का जो संकल्प लिया था उस पर काम बहुत तेज़ी से शुरू हो जाएगा। और उसमें होना क्या है, भ्रष्टाचार के ऊपर और बड़ी हम लोग को चोट करनी है, उसको पूरी तरीके से दूर करना है। साथ साथ जितने भी हमारी योजनाएं हैं, सरकार के सिस्टम्स हैं, उनको परिष्कृत करना है, परफेक्ट लेवल पे लेकर के आना है, और तभी हम लोग विकसित भारत बन पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, और इसमें सब लोग शामिल हैं, और इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। इसमें पूरी तरीके से सब लोग साथ में जुड़े हैं। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है, हमारी कार्यप्रणाली बिल्कुल साफ है, संकल्प सबका एक साथ है, और इसमें तेजी से आगे बढ़ेंगे। कहीं किसी प्रकार का कोई व्यवधान होता हुआ है, कोई गति में कमी होती मुझको नहीं दिखती है, बल्कि ये कितना बड़ा आदर्श लेकर के मोदी जी चले हैं कि इसमें जो विरोधी पार्टियां हैं उनको भी अपना योगदान करना चाहिए, क्योंकि विकसित भारत जो बनेगा उसमें सबका योगदान भी होना चाहिए, और सब उसका लाभ भी ले पाएंगे। असीम अरुण जी, आखिरी सवाल ये कि राहुल गांधी की मेहनत को आप कितने नंबर देंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल मतलब 2 गुनी ताकत से सीटें जीती, 99 सीटें उनके खाते में आई हैं, तो इसमें राहुल गांधी की क्या भूमिका देखते हैं? और राहुल गांधी ने जो यात्रा की और तमाम तरह से जो प्रचार किया, उसका आकलन आप किस तरह से करते हैं? कांग्रेस शायद 40 या 44 सीटों पे पिछली बार थी, अब 99 सीटों पे आई है, और चुनाव के बाद में सरकार बनाने के लिए 272-73 का आंकड़ा चाहिए। तो जनादेश स्पष्ट रूप से कांग्रेस को या इंडी गठबंधन को नहीं है। ये संदेश जमीन से जनता ने, नागरिकों ने दिया है, लेकिन अभी सीटें डबल कर ली हैं। को हम भी स्वीकार रहे हैं, और
हाँ, ये वही बात है, एक कमज़ोर विद्यार्थी है, उसके 10% नंबर आते थे, अब उसके 20% नंबर आ गए, तो वो खुश हो सकता है, उसके माताजी, उसकी बहन जी खुश हो सकती हैं कि चलो तुम 10 से 20 पे तो आ गए। लेकिन ये मेरे ख्याल से विश्लेषण का विषय नहीं है। विश्लेषण का विषय असली ये है कि आने वाले समय में किस तरीके से हम देश को आगे लेकर के जाएंगे। जो बांटने वाली राजनीति है, जो धर्म में, जातियों में बांट करके पीडीए जैसी बात अखिलेश यादव जी ने की है, उसने नुकसान पहुंचाया है। पूर्व में भी 1947 में नुकसान पहुंचाया, अब भी अगर इसको करेंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे। और मोदी जी की जो नीति है, वोट बैंक से देश को बाहर निकालना है, विकास की नीति करना है, जो योगी जी बोलते हैं पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस करना है। ये एक बूथ पे हमें वोट कम ज़्यादा मिल गया, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये हमारा संकल्प है, ये हम इस बात को गहराई समझते हैं कि यही सही रास्ता है और हम जोड़ने वाला ही काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सीएम अरुण जी आपका जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपनी जिन सीटों पर जिस तरह से हार हुई है उसका आकलन करेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे आगे जो चुनाव आ रहे हैं उनमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।